हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सिर्फ नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो कि आप लोगों को जस्ट लाइक एंटिसिपेटेड लिस्ट हर 3 महीने में एक बार देखने को मिल ही जाता है। तो प्रीवियसली मैं बनाता था ट्रैश या फिर गार्बेज एनिमे ऑफ द सीजन और वहां पर मैं बेसिकली 3 पर्टिकुलर एनिमे के बारे में बात करता था जो कि उस सीजन में पॉपुलर होता है लेकिन एनिमे अच्छा नहीं होता। और समझ ही सकते हैं ऐसे कॉन्ट्रडिक्टिंग और नेगेटिव आइडिया ज्यादा काम नहीं करता। तो इसीलिए इस सीजन से मैं उसको चेंज करके बना रहा हूँ बेस्ट एंड द वर्स्ट एनिमे ऑफ द सीजन, जहां पर मैं बात करूंगा उस पर्टिकुलर सीजन के कुछ गुड और बैड एनिमेस के बारे में। और मैं ऐसे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को रिकमेंडेशन ज्यादा पसंद है, इसीलिए आपसे मैं ऐसे लिस्ट बनाता रहूंगा। तो इस लिस्ट पे आपको देखने को मिलेगा 3 पार्ट्स: ट्रैश एनिमे, बॉर्डरलाइन एनिमे और बेस्ट एनिमे। ट्रैश एनिमे में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कुछ ऐसे एनिमेस जो इस सीजन में डिसअपॉइंटिंग रहा है। बॉर्डरलाइन एनिमेस में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे एनिमेस जो कि एवरेज है, यानी कि अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है लेकिन आप देख सकते हो। और बेस्ट एनिमे में रहेगा सीजन का सबसे बेस्ट एनिमेस। तो जितना हो सके मैं सीक्वल एनिमेस को थोड़ा बाहर रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं एक्सप्लोर करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस सीजन में कौन से एनिमे आई कैची है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट सीजन में हमें बहुत सारे एनिमेस देखने को मिला था लेकिन उनके अंदर मुझे मिला 8 आई कैची एनिमे। और लिस्टिंग पूरी तरह से शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितना कम हो सके उतना स्पॉइलर मैं देने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये एक रिव्यू है इसलिए पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होगा, ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो पहले हम बात करेंगे ट्रैश एनिमे के बारे में। लिस्ट में नंबर 8 पे है टेस्ला नोट। अगर सिर्फ स्टोरी को लेकर बात करते तो टेस्ला नोट शायद एक डिसेंट एनिमे हो सकता था, लेकिन एनिमे का अपील तो सिर्फ स्टोरी में नहीं होता है ना। मैंने कुछ महीनों पहले एक पर्टिकुलर एनिमे एग्जाम को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेस्ला नोट के साथ आखिर क्या गड़बड़ी हुआ है। तो मैं आपको टेस्ला नोट देखने के लिए एकदम भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये एक लेजिट ट्रैश है और अगर आप इसे देखेंगे तो वो होगा एक बहुत ही बड़ा टाइम का बर्बादी। तो अगर आपको टेस्ला नोट यानी कि जिसे हम एग्जाम का भाई कह सकते हैं उसके बारे में जानना है तो मेंशन वीडियो को जरूर चेक कीजिए। लिस्ट में नंबर 7 में है शिंकानोमी या फिर द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन। ये है एक टिपिकल इशिकाई एनिमे, मोर क्लियरली एक शिटेकाई एनिमे। तो आप ये सोच ही रहे होंगे कि ये अगर एक टिपिकल इशिकाई है तो फिर मैंने इस लिस्ट में इसे क्यों इंक्लूड किया। अगर आप टिपिकल इशिकाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर है नॉर्मल हारेम, डेमी ह्यूमन और फैन सर्विस के साथ साथ ओपीएमसी। ये प्लॉट ही एब्सर्ड इनफ है लेकिन शिंकानोमी ने इस एब्सर्डिटी को भी पार कर लिया है। एनिमे का मेन स्पॉटलाइटेड वाइफू ही है एक गोरिल्ला और एक डोंकी। सच कहे तो स्टोरी की शुरुआत की पार्ट यानी कि इशिकाई वाला और मोटा से पतला होने वाला, इन दोनों सिनारियों को अगर हम इंक्लूड ना करें तो फिर ये एनिमे एटलीस्ट 5 एपिसोड तक वॉचेबल है। मतलब वो सारे सो कॉल्ड गुड एनिमे से यहाँ का रिलेशनशिप डेवलपमेंट तो अच्छा ही है लेकिन उसके बाद से गार्बेज प्लॉट शुरू हो गया। ना रहता है कॉमेडिक सेंस, ना रहता है प्लॉट का मीनिंग। मतलब एक बार तो हमें एक लूट चेस्ट का तक बैक स्टोरी देखने को मिल गया था। इसलिए लास्टली ये बात कहना चाहूंगा कि ये एनिमे उतना भी वॉचेबल नहीं है और अगर आप गार्बेज एनिमे देखना पसंद भी करते हो तो भी ये देखना थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप इसे अगर ना ही ट्राई दे तो फिर अच्छा होगा। लिस्ट में नंबर 6 एनिमे है प्लैटिनम एंड। पॉपुलर एनिमे डेथ नोट के ऑथर ने जब फैसला लिया था कि वो प्लैटिनम एंड नाम के एक नए सीरीज के ऊपर काम करेंगे तब लोगों के अंदर कितना ना हाइप हुआ था। लोगों ने तो ये भी सोच लिया था कि ये एनिमे डेथ नोट का सक्सेसर होगा, लेकिन ऑनेस्टली एक ऑथर तो खुद का काम ही रिपॉप नहीं करेंगे ना, लेकिन दूसरे का काम तो कर ही सकते हैं। और एज ए रिजल्ट हमें देखने को मिला मिराई निक्की का एक गार्बेज कॉपी। और सच कहे तो मिराई निक्की को रहने दो, ये है हमारा टिपिकल ओल्ड एज बैटल रॉयल एनिमे जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक लूजर ट्रैश जिसे हमेशा बुली किया जाता है और एज ए रिजल्ट स्वर्ग में जाने की कोशिश में उसे मिल जाता है एक अनोखा ताकत जिससे उसका लाइफ चेंज हो सकता है, लेकिन उसका कंसीक्वेंस होता है एक बैटल रॉयल में लड़ना और जहां पर तुम्हें जीतना ही होगा, नहीं तो मर जाओगे। और प्राइज में आपको मिलता है गॉड बनना। तो बैटल रॉयल मैंने बहुत देखा है लेकिन ये नहीं पता था कि प्राइज में क्या मिलता है। तो मिराई निक्की में भी था गॉड बनने का प्राइज और यहाँ भी वही है, मतलब टिपिकल जेरोक्स। अरे मेन कैरेक्टर का नाम तक ही मिराई है। ऐसा नहीं कहूंगा कि एनिमे में देखने लायक कुछ नहीं है, मतलब है कुछ, लेकिन उस चीज को सामने रख के तुम पूरा एनिमे देख नहीं पाओगे। टू बी ऑनेस्ट ये एनिमे एकदम भी वर्थ वॉचिंग नहीं है। अगर आप लोगों को ट्रैश पसंद है या फिर टाइम वेस्ट करना पसंद है तो फिर देख सकते हो,
लिस्ट का आखिरी ट्रैश एनिमे है मिरुको-चान। डिटेल में जाने से पहले अगर आप एनिमे के नाम को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ही जाएगा कि एनिमे क्या है। मियरू यानी कि देखना। इसका साफ मतलब यही है कि ये एनिमे हमें कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जो नॉर्मली नहीं दिखता। सिंपली प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर मीको भूत देख सकती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करती है, नहीं तो वो भूत मीको को मार देंगे। काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट है, लेकिन एक प्लॉट बनाने के वक्त सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि प्लॉट कितना इंटरेस्टिंग है, उसके एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेशन और फिनिशिंग टच भी बहुत जरूरी होता है। मिरुको-चान सिंपली दो पोलर ऑपोजिट जॉनर का एक कॉम्बिनेशन है, हॉरर और कॉमेडी, और इन दोनों पोलर ऑपोजिट जॉनर को लेकर काम करने के लिए चाहिए होता है स्किल्ड राइटिंग, जो यहाँ नहीं है। कॉमेडी एक ऐसा फिक्शनल जॉनर है जो लोगों को हंसाता है, लेकिन मिरुको-चान का कॉमेडी एकदम अप टू मार्क नहीं है। हॉरर सीन्स एक्चुअली काफी अच्छा है, लेकिन कभी कभार अनवांटेड फैन सर्विस घुस जाता है। स्टूडियो पैशन वैसे भी एक इनफेमस स्टूडियो है ऐसे फैन सर्विस एनीमे बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे इनका एक काम था इशिज़ोकु रिव्यूअर्स। जॉनर इश्यूज को भी अगर हम पीछे छोड़े तो फिर जो हैंडफुल मटेरियल्स है एनिमे को एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो भी काफी ज्यादा रिपीटेटिव है। कैरेक्टर्स का क्वेश्चनेबल डेवलपमेंट, टेरिबल राइटिंग, अनवांटेड फैन सर्विस और कुछ ऐसे सर्विस भी है जो एनटीआर से भी बुरा है। इन सारे रीजंस की वजह से ये एनिमे इजीली इस सीजन का एक ट्रैश बन चुका है। मुझे हाईली डाउट है कि ये किसी के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी मैं इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करना चाहता क्योंकि ये बस एक वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन एनिमे के बारे में। लिस्ट में नंबर 4 में है कोमी कैंट कम्युनिकेट। शायद आज से 5 साल पहले अगर ये एनिमे रिलीज हुआ होता तो ये देखने में मजा आता। कोमी कैंट कम्युनिकेट एनिमे एक ऐसा कॉमेडी एनिमे है जिसका मेन कैरेक्टर है 15 साल की एक लड़की कोमी, और एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी के कारण वो लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती। इन शॉर्ट, एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। और इस कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए एनिमे का प्रेमिस ये हो जाता है कि उसे अब 100 दोस्त बनाना होगा। हाँ, मतलब तुम्हें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है तो मेडिकल ट्रीटमेंट ना लो, लेकिन 100 दोस्त जरूर बनाना। लेकिन ये 100 दोस्त बनाने का फॉर्मूला कोमी को सोशल एंजाइटी से दूर जरूर करता, अगर ये प्लॉट खुद के एनिमे को ही ट्रोल ना करता तो। मुझे पता है एनिमे और लॉजिक को मुझे एक घर के छत के नीचे नहीं रखना चाहिए, लेकिन रुको जरा, ये और भी बदतर होने वाला है। कहानी में हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर है लिटरली एक मैरीसू। मैरीसू के जरिए ऐसे फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर्स को रेफर किया जाता है जो है बस टू परफेक्ट और कोई फ्लॉ तक नहीं है उनमें। और प्लॉट का मेन प्रेमिस 100 दोस्त बनाना एक जोक्स बन जाता है जब सारे कैरेक्टर्स कोमी के ओर मैजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन दी एंड स्टोरी का कोई मतलब नहीं रहता। सच कहे तो सिर्फ कोमी और तदानो ये दोनों ही कहानी का 2 सेम कैरेक्टर्स है। एक है टू परफेक्ट रे आयानामी रिफफ और एक है हमारा टिपिकल रोम कॉम इनोसेंट मेन कैरेक्टर। इसके सिवाय भी है एक मैसोकिस्ट, एक यानदेरे लेस्बियन, एक ट्रांसजेंडर और इसके अलावा भी काफी सारे इनसेन कैरेक्टर्स है, पर हेंटाई बॉय भी मिस नहीं जाता। इसके अलावा भी इसका और एक वैलिड डिफेंस जो कि है इसका जॉनरा कॉमेडी, उसके बारे में मुझे अभी भी जानना ये है कि ये किस एंगल से फनी है। हाँ, अगर आपको चिल्लाना फनी लगता है या फिर 2010s का ट्रांस जोक्स फनी लगता है या फिर लिटरली अगर आप क्रिंज पसंद करते हैं तो ये आपको फनी लग सकता है। इसके सिवाय भी न्यूमरस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन जो कि रिकरिंग नहीं है, रिपीटेटिव सिनारियो और डेवलपमेंट स्लो एज स्नेल और ऐसे कई सारे चीजें हैं जिसकी वजह से ये एनिमे अनएंटरटेनिंग के साथ साथ बोरिंग भी है। लेकिन अगर आपको म्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स पसंद है तो फिर इसे आप देख सकते हो क्योंकि एक बॉर्डर लाइन एनिमे है। म्यूट गर्ल्स से क्यूट गर्ल्स का नाम याद आता है और लिस्ट में हमारा अगला जो बॉर्डरलाइन एनिमे है वो लिटरली एक वाइफू बेट है। नंबर 3 में है टैक्ट ऑफ डेस्टिनी, गेम एडेप्टेशन। चाहे वो हो लाइव एक्शन, एनिमे या फिर ड्रामा, प्रोडक्शन हमेशा रहा है डिसअपॉइंटिंग। और टैक्ट ऑफ डेस्टिनी तो गेम एडेप्टेशन भी नहीं है, वो है एक गेम एडवर्टाइजमेंट। और स्टूडियो ने काफी कमाल का काम किया है, जो उनको करना था उन्होंने वही किया है। पसंद है तो फिर गेम को खेलो, अगर ना पसंद है तब भी खेलो, वाइफू वेट है। तो बहुत फैंस कह रहे थे कि ये एक मास्टरपीस है, इसका हाइप नो वे होम से ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी इसे देख लूं। पर देखने के बाद मुझे लगा ये तो बस गिल्टी ग्राउंड का रीमेक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहानी है एक ऐसे जगह की जहां पर ह्यूमनाइज्ड वेपन है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है एक स्पेशल इंसान। एंड गेस व्हाट, हमारा मेन कैरेक्टर है वही स्पेशल एक इंसान। और उसके बाद क्या, वही सेम गिल्टी क्राउन स्टोरी आगे बढ़ता गया। मोस्ट ऑफ द फैंस खिंचे आए हैं माप्पा और मैडहाउस को देखकर
और हाँ, एनिमेशन काफी अच्छा है, लेकिन ये एक लिटरल गिल्टी क्राउन नॉक ऑफ है। इसलिए अगर आपको वाइफूस पसंद है तो फिर इस एनिमे को देख सकते हैं, लेकिन पहले गिल्टी क्राउन को देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए बॉर्डरलाइन एनीमे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रह सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा डिबेटेबल था, लेकिन टेंशन नॉट आ चुका है सीजन का बेस्ट एनीमे। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही बेस्ट एनीमे थे मेरे हिसाब से, और वो दोनों इतना बेहतर था कि और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता। नंबर 2 में है मुशोकु टेंशे जॉबलेस रिइंकार्नेशन पार्ट 2। हाँ, याद है कि मैंने कहा था कि मैं सीक्वल को इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन भाई मुशोकु टेंशे ने तो कमाल ही कर दिया। पहले तो मैं स्टूडियो बाइंड को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि हमें पता है सोर्स मटेरियल यानी कि मांगा लाइट नोवेल डिसेंट है, लेकिन स्टूडियो ने जैसे स्टोरी को प्रोग्रेस किया है वो सच में काबिल तारीफ है। पार्ट 2 में आके मुशोकु टेंशे एक प्रॉपर एडवेंचर एनिमे बन गया था, और एडवेंचर एक ऐसा जानरा है जहां पर आप कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे इवेंट मिल जाता है आपको, लेकिन इन सब के लिए वर्ल्ड बिल्डिंग, स्टोरी प्रोग्रेशन और मेनली स्टोरी का कनेक्टिविटी रहना बहुत ही जरूरी है, और ये ड्यूटी स्टूडियो बाइंड ने बहुत ही अच्छे से निभाया है। पर्सनली कहूँ तो सीजन 1 से मुझे सीजन 2 देखने में और भी ज्यादा मजा आया है। परफेक्ट स्टोरी, एनिमेशन और ओएसटी के साथ ये एक नियर परफेक्ट एनीमे है। हाँ, कुछ ऐसे चीजें था जो मुझे थोड़ा एनोइंग लगा था, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बाय फार यही बेस्ट इशिगाई है। इसलिए अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा तो फिर देख लीजिए, ये हाईली रिकमेंडेड है। और अनडाउटेडली नंबर 1 में है इस सीजन का एक फाइंड ओसामा रैंकिंग या फिर किंग रैंकिंग। परफेक्शन आखिर क्या है ये कहना काफी टफ है। इस परफेक्शन को छूने की कोशिश किया था काफी सालों पहले हंटर हंटर और फुलमेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड जैसे कुछ एनीमे, और इतने साल बाद आके आखिरकार एक ऐसा एनीमे आ चुका है जो इस परफेक्शन को फिर से छू सकता है, और वो है ओसामा रैंकिंग। कहानी बनाया गया है मडीवल पीरियड के एम्पायर्स को सेंटर करके, और टच है फेयरी टेल का। हमारा मेन कैरेक्टर है एक हेल्पलेस छोटा सा बच्चा जिसे डिथ्रोन कर दिया गया है क्योंकि वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और फिजिकली वीक है। लेकिन यहाँ से ही हमें सारे कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल स्टोरी देखने को मिलता है जिसके लिए आप किसी भी कैरेक्टर्स को हेट नहीं कर सकते। इसका स्टोरी, कैरेक्टर और आर्ट है बहुत ही ज्यादा यूनिक। कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से डार्क और सॉफ्ट टोन के अंदर बैलेंस किया गया है, और अगर कभी भी कोई परफेक्ट यूनिक एनीमे हो सकता है वो है ओसामा रैंकिंग। मैं स्पॉइल करके आपका मजा किरकिरा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस एनीमे को जरूर देखें, ये बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, यही था इस सीजन का एक एनीमे रिकमेंडेशन लिस्ट जहां पर बेसिकली था इस सीजन का सबसे बुरा, सबसे मीडियोकर और सबसे अच्छा एनीमे। तो आप सब भी अपना एक लिस्ट नीचे हमें बता दीजिए। ऐसे तरह तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।